नमस्कार योद्धाओं, जाग जाओ। मैं फिर एक बार आपके सामने आज फिर नई वस्तु, नई विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि योद्धाओं, आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, यूपी टेट, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पार्टिकुलर किसी एक फ्रेम में नहीं डाल सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि अगर वैसी कोई भी परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है, उसमें हमें मैक्सिमम एरिया कवर करना पड़ता है नॉलेज के लिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वी हैव टू कवर अ वेरी लार्ज स्पेसिफिक फील्ड टू कंटेन द कंप्लीट नॉलेज, जिसके कारण कि मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन को, ऑनलाइन क्लास को एक नाम दिया नॉलेज फॉर ऑल। नॉलेज इज पावर। क्यों भैया? कोई एनटीपीसी, आरआरबी, यूपी टेट कुछ अलग अलग नहीं होता है। क्वेश्चन किसी में भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, बड़ा ही नट सेल टाइप का होता है। मतलब लंबे क्वेश्चन एक लाइन में समझिए, जिस क्वेश्चन को हमें डिस्क्राइब करना होता है वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो लाइन बाय लाइन कहीं भी फाइंड आउट करके क्वेश्चन बुक से दिया जा सकता है। जिसके कारण कि मैंने आपको कहा था कि आपको समग्र शिक्षा, आपको हर विषय वस्तु पे पूरी शिक्षा लेनी होगी। जब गणित की बात आती है तो हम लोग तो फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे चीजों से उसको समझते हैं। लेकिन गणित ही तो एक पोर्शन नहीं है, गणित के साथ तो जीके जीएस भी है। अब इस चीज को कैसे समझा जाए सॉरी, जिसके लिए कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं इसके लिए एक नए विचार के साथ मैंने एक डिजाइन किया कि भाई अब चीज तो किताब से ही मिलनी है बंधु। चीज जो है ना किताब से ही मिलनी है, वो मैं कोई जनरेट नहीं करूंगा। कोई भी शिक्षक किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं करते हैं, वो चीजों को क्रमवार सजाते हैं। वह चीजों को इतने आकर्षक ढंग से सजाते हैं कि आपको सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, जिसके कारण कि वो आपको याद आसानी से होता है। जिस कड़ी में मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, इस तरह के चैप्टर्स पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आज मैं आपके सम्मुख, जो बस आपको करना कुछ नहीं है भाई, एक चीज जो भी ऑनलाइन मुझे देखते हो, जो भी फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हो, तुमको कुछ नहीं करना है। वो जो मैं 15 मिनट बोलता हूं ना, उसको 3 बार सुन लेना है। 15 मिनट जो भी मेरा सेशन 15 से 20 मिनट्स का होता है, उसको 2-3 बार सुन लो। पक्का मैं कहता हूं कि चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। यू नीड नॉट टू रिमेंबराइज और मेमोराइज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। फिर उस टॉपिक को लेकर तुम्हें किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं उसी कड़ी में आपके सम्मुख आया हूं। आज का टॉपिक है राज्यसभा। आज का क्या टॉपिक है? राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की चर्चा हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि भाई अब ऊपर से आते हैं तो प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। अब ये जो है, ये जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है? लोकसभा से और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और वह न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है, तो वह कितने महीने के अंदर उसको अपनी सदस्यता हासिल करनी होगी? 6 महीने के अंदर हासिल करनी होगी। ठीक बात है, याद होगा आपको। तो भाई जब लोकसभा की चर्चा हो गई थी, तो उस कड़ी में आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्यसभा, सॉरी। तो चलिए, राज्यसभा को हम लोग याद करना, समझना, महसूस करना। देखो, जीएस जो है ना, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, फील करो। फील करोगे, दिमाग में बैठेगा। उसको याद नहीं करेंगे, अंकों का खेल होता है, याद कितना करोगे? उसको क्रमवार समझो। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मैंने पहले आपको बताया है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन। उसी प्रकार से राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपका आ रहा है, खेल शुरू हो गया है।
कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके विकल्प में उच्च सदन है तो सही जवाब होगा उच्च सदन। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या आता है कि अनुच्छेद 80 हर चीज के गठन और निर्माण के लिए संविधान जो भारत का बना, भारतीय गणराज्य का जो संविधान बना, उसमें अनुच्छेदवार जो है चर्चा की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा के गठन के लिए अनुच्छेद 80 में ये बात, इस बात की चर्चा की गई कि राज्य और संघ शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज, राज्य और संघ शासित प्रदेश के सदस्य से मिलकर एक सदन का निर्माण किया जाएगा जिसको राज्यसभा कहेंगे। अनुच्छेद 280 के तहत एक संविधान में चर्चा की गई, संविधान में एक बात लिखी गई कि राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश से मिलकर से सदस्यों को चुनकर एक सदन की स्थापना की जाएगी, एक सदन का निर्माण होगा जिसको उच्च सदन अथवा राज्यसभा कहेंगे। अब याद रखना है, सवाल आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने अधिकतम राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं। अब सवाल देखो दो टाइप का है, इस चीज को समझो। पहला कि भारतीय संविधान जो लिखा गया उसके तहत अधिकतम कितने राज्यसभा सदस्यों को बनाने की चर्चा की गई, तो उसका जवाब होता है 250। उसका जवाब होता है 250। 238 राज्यों के द्वारा और 12 संघ शासित प्रदेशों के द्वारा। 238 राज्य से चुनकर जाते और 12 जो है संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज से चुनकर जाते। तो 238 प्लस 12 कितना हो गया 250। फिर समझ लीजिए 250 वह राज्यसभा सदस्य का आंकड़ा है जो अधिकतम संख्या संविधान के द्वारा, जब संविधान निर्माण हुआ तो उसमें इस बात की चर्चा की गई कि भारतीय गणराज्य में अधिकतम 250 राज्यसभा सांसद हो सकते हैं। यह हुआ कि भैया मैक्सिमम लिमिट था। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। आपका सवाल आ सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। आपका जवाब होना चाहिए 245। 250 अधिकतम है लेकिन वर्तमान में 245 है। तो 245 कैसे है, तो अभी राज्यों के हिस्से में 233 और 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जिसके लिए कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। कला है, खेल है, विज्ञान है, आविष्कार है। तो हर सेगमेंट से 12 जो है सदस्यों का वो मनोनयन कर सकते हैं। मतलब जवाब आपका होगा कि वर्तमान में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 245। अब अगर उसमें से पूछ दिया गया कि उसमें निर्वाचित कितने होते हैं, तो 233। 12 मनोनीत होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल का दूसरा स्वरूप, अब आपसे यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किनको है, तो जवाब होगा राष्ट्रपति। मनोनीत करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति ही राज्यसभा में 12 सीटों के लिए सांसदों का, व्यक्ति का मनोनयन कर सकते हैं। अब आता है कि भाई राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रख लो, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। जिस प्रकार से ये मैं ट्रिकी सवाल इसलिए आपको बताया कि सामान्यतः बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो लिख दिया 6 वर्ष। भैया सवाल अलग है, राज्यसभा का कार्यकाल असीमित है। क्यों, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अर्थात सामान्य परिस्थिति में राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है, उसको अस्थाई सदन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं। और राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उनका जो पूर्ण कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। पूर्ण कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। जवाब आप समझ गए होंगे, राज्यसभा का कार्यकाल असीमित है, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब सवाल आया कि भाई सर आप सब कुछ तो बता दिए, लेकिन थोड़ा एक चीज नहीं बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में समस्त राज्य
और संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात क्या हुआ, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भारतीय आम जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि जो भारतीय गणराज्य के जितने राज्य हैं उसके विधानसभा, संबंधित राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही एक चुनाव प्रणाली का पालन करते हुए सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। मतलब वी आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस चीज को आपको याद रखना है। हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा में जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब इस चीज को याद रखना। ये देख लो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। याद रखना है कि निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब है कि राज्यसभा का एक कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा की जो रचना है वो इस रूप में की गई है कि आप एक चीज को समझ लीजिए, एक चीज को आप समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कि इसको 3 भाग में बांट लिए, तो प्रत्येक 2 वर्ष में ये मान लीजिए 1/3 है, 1/3 है और 1/3 है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में इस तरह से इस सदन की रचना की जाती है कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, याद रखना, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि उसमें सदस्य हमेशा बने रहते हैं। और इसी कारण मैंने आपको कहा कि राज्यसभा का जो काल होता है वह सीमित होता है और उसे अस्थायी सदन के तौर पे जाना जाता है। इस चीज को आपको समझ लेना है। अब इसके बाद आता है एक सवाल है जो ऑनलाइन मेरे बच्चे हैं कि आप एक जवाब दीजिए कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। जिनको याद होगा ठीक है, जिनको नहीं याद होगा 25 वर्ष। तो जिस प्रकार से लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की योग्यता 25 वर्ष रखी गई है, उसी प्रकार से राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है, 30 ईयर्स। सो मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टेंट टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर्स। आपको याद रखना है 30 वर्ष होता है। फिर अब एक मजेदार चीज है जिसकी मैं चर्चा उपराष्ट्रपति के पद के विषय में जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको किया था, मैं पुनः आज एक बार कर रहा हूं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अब देखो भाई, जो सुन रहे हो सुनो और ध्यान से सुनो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सही बात है। लेकिन मजेदार चीज जो उम्मीद करते हैं कि कोई अधिकांश बच्चे नहीं जानते होंगे, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। फिर मैं आपको एक बड़ा ही रॉकिंग टाइप की जानकारी दे रहा हूं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो मूलतः जो चुनाव हुआ वो उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है और जो भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मूलतः सभापति के पद का जो है हम लोगों को समझ लेना है कि चुनाव नहीं होता है। सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा और इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभापति का चुनाव नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और इस उपराष्ट्रपति जो हैं उनके लिए जो वेतन की बात मैंने पिछली कक्षा में की थी, आपको याद रखना है
कि अगर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति छुट्टी पर हैं या किसी कारणवश मुख्यालय में नहीं हैं और अगर उस दौरान भारतीय गणराज्य का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य कर रहा होता है तो उनको राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलता है। वो जितने भी कार्यकाल तक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं उस दौरान उनको किसी भी प्रकार का राज्यसभा के सभापति के नाते जो भत्ता मिलना चाहिए वो उस भत्ता के हकदार नहीं होते हैं, उनको वो भत्ता नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान उनको भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति का वेतन मिल रहा होता है। तो ये सवाल, ये जो मूल बिंदु हैं, इन चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो निसंदेह आप क्रमवार तौर पे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। दूसरा नाम उच्च सदन, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की रचना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्यों के मिलने से होती है। कुल सदस्य 250, 238 प्लस 12, वर्तमान में 245, 233 प्लस 12। कार्यकाल राज्यसभा का नहीं, सदस्यों का। कार्यकाल किसका है? सदस्य का। याद रखना है भैया, नहीं तो लिखने वाली गलती को भी आप लोग पकड़ लोगे। तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल असीमित होता है। यही कारण है कि राज्यसभा को एक और नाम से, उच्च सदन के साथ साथ एक और नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन। याद रखिएगा आप लोग, अस्थाई सदन कहते हैं। जो निर्वाचन होता है सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा का कहीं कोई निर्धारण नहीं है। फिर से ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है और यही मूल चीज अगर आपको याद है तो आप मान के चलिए कि अधिकांशतः, मैं पूर्णतः नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकांशतः आपको राज्यसभा के बारे में जानकारी है। अब 1-2 क्वेश्चन है जिसको जो है मैं ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको थोड़ा रिमेम्बराइज कर देता हूं। अब जैसे एक सवाल है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होती है? ए, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। बी, राष्ट्रपति 5 वर्ष होने के उपरांत भंग करते हैं। सी, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? राज्यसभा भंग नहीं होती है, वह एक अस्थाई सदन है। याद रखना है। और यह सवाल आप समझ लीजिए कि शिक्षक की परीक्षा तो छोड़िए, राज्य लोक सेवा आयोग में भी इस तरह के सवाल आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में भी इस तरह के सवाल आते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है? विकल्प है 15, 20, 10, 12। 15, 20, 10 और 12। सही जवाब होगा आपका 12। सही जवाब आपका क्या होगा? 12। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के ही ट्रिक में रहेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 2। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत आदमी को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 2 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है ना, सुशील मोदी जी और किनको तो भेजा गया है राज्यसभा में, तो ये जरूरी नहीं है। वो होता क्या है कि आप जिस पद के लिए भेज रहे हैं उस पद की अवधि कितनी बची हुई है। अगर कोई व्यक्ति 6 वर्ष के लिए चुने गए और वो किसी कारण से नहीं रहे या वो पद छोड़ देते हैं तो ये 6 वर्ष फिक्स होता है। 6 वर्ष जो होता है निश्चित होता है, तो बचे हुए समय के लिए ही उस सीट पर भेजा जाता है। समझ गए? तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो फिक्स है 6 वर्ष। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष। इस चीज को आपको याद रखना है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल और रोमांचक सवाल, आपको एक और जानकारी दे देते हैं। यह सवाल जो है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में सन 1999 में पूछा गया था। अब बाकी तो परीक्षा छोड़ दीजिए, लेकिन यह मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में 1999 में पूछा गया था। प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई? प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया? ए, जयललिता। बी, नरगिस दत्त। सी, वैजयंती माला। डी, देविका रानी। सवाल फिर से सुनिए।
प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया? ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी वैजयंती माला, डी देविका रानी। अगर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर जवाब जानते हैं तो मैसेज करें, और जो नहीं जानते हैं वो याद रखें, प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था उनका नाम था बी नरगिस दत्त, बी नरगिस दत्त। तो इसी तरह के रोमांचकारी सवाल आपको मिलते रहेंगे और चीजों को आप याद करते रहेंगे। फिर मैं कहता हूं एक बार, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।